Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 14th of August 2023, Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं. बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है. इसके अलावा अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन डेली चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली मिल जाती है. इसके अलावा कई सारे इकोनॉमी और फिनेंस रिलेटेड अपडेट्स भी इस टेलीग्राम चैनल पर आते रहते हैं. तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है. इसके अलावा आप ट्विटर, रिसर्च गेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x. थॉट ऑफ द डे इज एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट एनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन. और मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं. अपने फ्रंट पेज पे बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 9 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं. तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. सेबी डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर हिट सैट वॉल. अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल में तो आपको पता होगा कि सेबी और सैट के बीच में काफ़ी टाइम से कुछ कंटेंशियस इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर सैट ने सेबी के कई सारे ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड कर दिया है. और इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको ये टर्म समझना जरूरी है. व्हाट इज दिस डिसजॉर्जमेंट? अगर हम डिसजॉर्जमेंट की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ लीगली मैंडेटेड रीपेमेंट. लीगली मैंडेटेड रीपेमेंट ऑफ व्हाट? Of ill-gotten gains or ill-gotten money that are imposed on wrongdoers by courts. So basically fund that were received through illegal means or unethical business transactions are discharged or paid back, often with interest or penalties to those affected by the actions. तो बेसिकली जो कोर्ट पेनल्टीज के साथ जो पैसा वापस लेती है रॉन्ग डूअर से उस ऑर्डर को बोलते हैं डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर. तो रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम मार्केट रेगुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं, उसने कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर इशू किए थे. और कई सारे इस तरह के डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने नलीफाई कर दिए हैं. और इसी वजह से सैट और सेबी के बीच में कुछ कंटेंशियस इश्यूज चल रहे हैं पावर को लेकर के, पावर यूज़ और पावर इम्पोजिशन को लेकर के. तो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है. न्यूज़ ये है डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर इशूड बाय सेबी टू continue to sputter at the appellate tribunal, exposing flaws in how the stock market regulator attempts to recover illegal gains that are made by any institution or any individual. So market के flaws को use करते हुए अगर कोई institution, कोई investors, कोई individual किसी भी तरह का illegal gain achieve करता है तो उसके against में सेबी जो है वो dischargement order issue करती है. लेकिन रिसेंटली सैट ने, जो कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है सेबी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, सेबी के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, तो कई सारे अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात करें 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त को सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सैट बोलते हैं, उसने सेबी के एक ऑर्डर को जो कि एनएससी पर सेबी ने इम्पोज किया था. एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो जो डार्क फाइबर का केस था एनएससी का, उस केस में सेबी ने एक ऑर्डर इशू किया था, डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर. उसको भी सैट ने सेट असाइड कर दिया, मतलब उसको भी नलीफाई कर दिया. 2023 की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 3 ऐसे केसेस जो हैं जिसमें डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो सेबी ने इशू किए थे, उसको सैट ने नलीफाई कर दिया, सैट ने सेट असाइड कर दिया, मतलब सैट ने उसको कैंसिल कर दिया. और इसमें बहुत फेमस केस हैं. एक एनएससी का डार्क फाइबर केस है, एनएससी को लोकेशन केस है, सत्यम जो स्कैम हुआ था वो केस है, और जो मिस्टर हर्षद वारसी जो एक्टर हैं उनसे पर्टेनिंग कोई केस था, उस पर भी डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर को सैट ने कैंसिल कर दिया है. और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के ऑर्डर्स जो होते हैं वो सेबी तभी लगाती है जब किसी भी तरह का इलीगल गेन्स जो है इन्वेस्टर किसी भी फ्रॉडुलेंट मीन से अचीव करते हैं. इवन कई सारे ऐसे केसेस में भी सैट ने इस तरह के ऑर्डर्स को नलीफाई किया है जहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर्स, जो पब्लिक एक्सचेकर्स हैं, उनको पैसे का लॉस हो रहा है और जो इंडिविजुअल है वो गिल्टी है. इसके बावजूद भी सैट ने कुछ लॉ के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है. हाउएवर देयर इज नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर टू कैलकुलेट सच गेन. ईच एडजुडिकेशन ऑफर्स टेक्स इट्स ओन कॉल. तो कई सारे कन्विक्शन है, बोल सकते हैं विवेक मिला हुआ है सेबी को, उसके बेसिस पर एक कैलकुलेशन होती है. तो कुछ लॉ को लेकर के मिस इंटरप्रिटेशन है और उसी मिस
मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कई बार सैट जो है वो सेबी के दिए डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता है, क्योंकि जो लॉजिक लगाते हैं कोर्ट्स स्पेशली अपेलेट ट्रिब्यूनल्स, उनका ये कहना है कि सेबी जो कैलकुलेशन करती है, ये जो फंड मिस एप्रोप्रिएशन को लेकर के जो सेबी कैलकुलेशन करती है जो डिसजॉर्जमेंट का, कि इसमें कितना अमाउंट है, फिर कितना इंटरेस्ट है, फिर कितनी पेनाल्टीज है, ये कैलकुलेशन यूनिफॉर्म नहीं है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द इक्विटेबल अप्रोच। और इसी पर्टिकुलर इशू की वजह से, क्योंकि केस वाइज वेरी करते हैं ये जो अमाउंट होता है डिसजॉर्जमेंट का, तो इसी पर्टिकुलर इशू की वजह से, नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से कई बार सैट को सेबी के ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ता। सो दिस इज सिक्योरिटी appellate tribunal that upheld 53.6% of appeal against SEBI in financial year 23 against SEBI's order, slightly lower than 54% rate in previous year. So this dark bar indicate dismissed, light blue bar indicate remanded, light or sky blue indicate allowed, yellow SEBI order upheld with modification, and this orange withdrawn orders. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Samsung to get up to rupees 600 crore as phone manufacturing PLI. PLI stands for, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और हम ये भी कई बार पीएलआई स्कीम को लेकर डिस्कशन भी कर चुके हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, किस लिए लॉन्च करी गई थी। ये बेसिकली कोविड-19 के ड्यूरेशन में आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में बूस्ट करना बेसिक पर्पस है पीएलआई स्कीम का। तो ये तो बात रही पीएलआई स्कीम की। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो यूनियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू डिसबर्स रुपीज 600 करोड़ टू साउथ कोरियाज सैमसंग इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो सैमसंग है उसको रुपीज़ 600 करोड़ का एलोकेशन होने जा रहा है, का डिस्बर्समेंट होने जा रहा है। किस लिए? अंडर पीएलआई स्कीम। फॉर व्हाट? फॉर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो जो पीपल इस मैटर में अवेयर है उनका ये कहना है कि अभी तक इस स्कीम में पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा पेमेंट है, लार्ज पेमेंट है जो किसी कंपनी को किया गया है, एंड फर्स्ट इन सीरीज ऑफ सिमिलर स्कीम रोल्ड आउट टू इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो पीएलआई स्कीम के तहत ये फर्स्ट ईयर में अब तक का सबसे बड़ा डिसबर्समेंट है जो किसी कंपनी को किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ गवर्नमेंट जो है वो इस इंसेंटिव को रिलीज़ कर देगी। किसको रिलीज कर देंगे? डेफिनेटली सैमसंग को। और इसके अलावा कई सारे और भी जो पेंडिंग इंसेंटिव्स हैं फर्स्ट ईयर पीएलआई स्कीम के, वो भी कंपनीज को इशू कर दिए जाएंगे। हालांकि जो डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई करी गई थी अर्लियर कंपनीज के क्लेम में, उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया है और फिलहाल के लिए 500 से 600 करोड़ जो अमाउंट है वो सैमसंग को डिस्बर्स किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेंटर पुशेस फॉर फास्टर एडमिशन ऑफ IBC केसेस एट NCLT। अगर हम IBC की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की अगर ये बात करें, तो ये बेसिकली ये इसीलिए आया था जिससे कि जो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी वाले केसेस हैं उनका जो रेजोल्यूशन है उनको स्पीड अप किया जा सके, उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सके, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी और जो जितने भी एग्रीमेंट हैं उन सबको डिस्पोज ऑफ करने में बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। तो कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को लेकर के या इंसॉल्वेंसी को लेकर के, बैंकरप्सी को लेकर के इंडिया में जो डीले होता था उस डीले को रिमूव करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था। हालांकि इनिशियल ईयर्स में अगर हम देखें तो आईबीसी जो था उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेटर ऑन आईबीसी की भी परफॉर्मेंस जो थी, आईबीसी के तहत जो परफॉर्मेंस थी कोर्ट्स की, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो अब उसी पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी उनको रिजॉल्व करना है, उसी कंटेक्स्ट में जो सेंटर गवर्नमेंट है अब वो कई सारे मेजर्स ले रही है। तो उसी में से कुछ मेजर्स को इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया है। न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। NCLT दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां IBC के केसेस जाते हैं, शुड नॉट गेट इनटू क्वेश्चनिंग अ कंपनीज डिफॉल्ट वंस it established by
क्रेडिटर्स, मतलब अगर एनसीएलटी में कोई केस ऐसा आता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स ने स्टैब्लिश किया है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कंपनी के कई तरह के क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो बेसिकली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सुपरमेसी मिलती है, तो उसी को लेकर के एनसीएलटी को बोला गया है, डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी कंपनी का अगर डिफ़ॉल्ट का केस आता है, स्पेशली ऐसा केस जो कि ऑलरेडी कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो स्टैब्लिश कर चुके हैं, तो उस केस को एनसीएलटी को लेने में या एडमिट करने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, किसी तरह के फर्दर क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए, उनका जल्द से जल्द उन केसेस को एडमिट कर लेना चाहिए, जिससे कि जल्दी से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस स्पीड अप मैनर में कंप्लीट हो सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द की थीम फॉर द ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर एनसीएलटी। तो आईबीसी को और एफिशिएंट बनाने के लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को और एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस एनसीएलटी के लिए इशू करी जा रही है, और उसको कौन बना रहा है, कौन फाइनलाइज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए फाइनलाइज कर रही है। और फिलहाल के लिए अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, लेकिन जो ऑफिशियल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनका ये कहना है कि जो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज डाला गया है वो ये डाला गया कि एनसीएलटी शुड नॉट गेट इनटू क्वेश्चनिंग अ कंपनीज डिफॉल्ट वंस। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में के तहत इस्टेब्लिश कर दिया गया है उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा, तो फिर इसके बाद उस पर्टिकुलर केस को तुरंत ही एडमिट कर लेना पड़ेगा एनसीएलटी को। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, company's law matter could involve the principle of natural justice and justify extended proceeding to hear all parties concerned, and same does not apply to insolvency and bankruptcy code proceedings। तो अगर हम बात करें इंडिया में जुडिशरी के, तो जुडिशरी बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पर, नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पर काम करते हैं। तो उसी को लेकर के जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कंपनी लॉ मैटर कुड इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड जस्टिफाई एक्सटेंडेड प्रोसीडिंग टू हियर ऑल पार्टीज कंसर्न, सारी पार्टीज को सुनना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा, एंड सेम डज नॉट अप्लाई टू आईबीसी प्रोसीडिंग्स। और सिंपल सी बात है, अगर डिफ़ॉल्ट केस कंपनीज के क्रेडिटर्स ने एस्टैब्लिश कर दिया है तो देयर इज़ नो फर्दर नीड फॉर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस मैटर। सिंपली उस केस को आप एक्सेप्ट करिए, एडमिट करिए और उसको जल्दी से उसका रिजोल्यूशन करिए। तो ये तो एक कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्लॉज डाले गए हैं। इसके अलावा कई बार एनसीएलटी और आईबीसी को लेकर के भी क्लैशेस होते हैं। अगर हम एनसीएलटी की बात करें तो डेफिनेटली एनसीएलटी के जो आई थी वो आईबीसी के पहले आई थी, तो कई बार दोनों के ऑपरेशंस जो हैं वो क्लैश करते हैं, इंटरप्रिटेशंस को लेकर के कई बार जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और जिसकी वजह से और ज़्यादा डीले होता है मैटर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेवल पर जो एमसीए है उसने आईबीसी स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस हैं उनको ड्राफ्ट किया है, एनसीएलटी के जो गाइडलाइंस हैं उनको ड्राफ्ट किया है, और आईबीसी स्पेसिफिक जो गाइडलाइन हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन एडमिशन। फॉर इंस्टांस, अ डिसीजन और एडमिटिंग एन एप्लीकेशन इज सपोज टू टेक 14 days अकॉर्डिंग टू आईबीसी। हालांकि आईबीसी में टाइम लिमिट थी, लेकिन फिलहाल के लिए एनसीएलटी को भी इसी तरह की गाइडलाइंस जो इशू करी जा रही हैं, जिससे कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो कोर्ट्स हैं वो जो केसेस हैं उनको स्पीड अप मैनर में एडमिट किया जा सके और उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो फिलहाल जो क्लैशेस होते हैं एनसीएलटी में पावर को लेकर के, एडजुडिकेशन को लेकर के, जुडिशरी अथॉरिटी को लेकर के, जुरिडिक्शन को लेकर के, उन सबको रिमूव करने के लिए, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए दोनों के लिए ही सेपरेट गाइडलाइंस जो है वो तैयार करी जा रही हैं। जब डिटेल में आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर आईबीसी। कितने केसेस कितने टाइम लाइन में डिस्पोज ऑफ हुए हैं एज ऑन March 31। तो आप देख सकते हैं 90 दिन में, 90 से ज़्यादा दिन में। एंड दिस इज़ यील्डिंग रेजोल्यूशन प्लान, क्रेडिटर्स कितना अमाउंट रिकवर हुआ, कितना टाइम लिया, कितने लिक्विडेशन के जो क्लेम्स हैं वो सेटल हुए, एवरेज टाइम कितना। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन इस सारे स्टैटिस्टिक्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक यूटिलाइजेशन एट एवरेज 90%। तो यूटिलाइजेशन रेट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक इज एस्टिमेटेड एट एन एवरेज ऑफ 90% ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month। तो अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था
जिसको हमने इंटरिम ट्रेड डील के नाम से डिस्कस भी किया था। हालांकि फुल फ्लैश ट्रेड डील नहीं थी ये, इसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले इंटरिम ट्रेड डील दोनों कंट्रीज़ ने 6 महीने पहले साइन करी थी। और ये कहा गया था कि इस डील के प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा और उसी के बेसिस पर फर्दर जो फुल फ्लैश ट्रेड डील होगी उसको नेगोशिएट किया जाएगा, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो जो 6 महीने पहले जो इंटरिम ट्रेड डील साइन करी गई थी, अगर उसकी इफेक्टिवनेस की बात करें, उसके इम्प्लीमेंटेशन, फुल यूटिलाइजेशन की बात करें, तो 90% उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। तो यूटिलाइजेशन रेट जो रहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट का, इंटरिम ट्रेड डील का, वो 90% रहा। इवन इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो एक्सपोर्ट विटनेस 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस कॉन्ट्रैक्शन। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है ड्यूरिंग दिस 6 month पीरियड अकॉर्डिंग टू इनिशियल एस्टिमेट्स दैट हैज़ बीन कंबाइंड बाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। किसके अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हाँ, अब देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा को डिटेल में। स्पेशली अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव सेक्टर की, जहाँ पर इंडिया का थोड़ा सा एक्सेल है, तो मोस्ट ऑफ द लेबर इंटेंसिव सेक्टर दैट रिसीव्ड इमीडिएट ड्यूटी कंसेशन from 5% to 0% अंडर दिस इंटरिम ट्रेड डील, जहाँ पर 5% पहले जो ड्यूटी लगती थी उसको रिड्यूस करके 0% कर दिया गया था इस ट्रेड डील में, दैट हैव बीन यूटिलाइजिंग द ड्यूटी फ्री एक्सेस वाइल एक्सपोर्टिंग गुड्स टू ऑस्ट्रेलिया। और इस पर्टिकुलर कंटेक्स में अगर देखें लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो सबसे ज़्यादा जो कंसेशन मिला, ड्यूटी कंसेशन किस सेक्टर को मिला? रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, मरीन प्रोडक्ट्स। तो इस सारे सेक्टर्स में बेसिकली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, दे हैव एक्चुअली गेन द और हैज़ बीन द की बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ड्यूटी कंसेशन स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट। और अगर अदर एरियाज़ की बात करें तो एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऐसे एक्सपोर्ट्स में जहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंसेशन मिल रहा है। तो जनवरी से लेकर जून तक का पीरियड जिसको रिव्यू किया जा रहा है, उस ड्यूरेशन में अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट का देखें तो देयर हैज़ बीन ट्रेंड ऑफ राइजिंग एक्सपोर्ट इन द एरियाज वेयर इंडिया इज एक्चुअली रिसीविंग द टैरिफ कंसेशन। और कॉमर्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपोर्ट को एनालाइज करें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, सो देयर आर दैट आर हैपनिंग यूजिंग ड्यूटी कंसेशन अंडर ECTA वही जो इंटरिम ट्रेड डील हुई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इफ एक्सपोर्टर इज सिंपली एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग द कंसेशन बेनिफिट्स। तो फिलहाल के लिए जो रिव्यू किया गया उसका जो रिजल्ट है वो ये कि बहुत ज़्यादा हमें कोई बेनिफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड डील से, इस इंटरिम ट्रेड डील से देखने को नहीं मिला, ना ही इसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाया। 90% इसका यूटिलाइजेशन रेट रहा इस इंटरिम ट्रेड डील का। सो दिस इज़ द रिपोर्ट कार्ड, कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर के जून तक, यानी 6 month की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, 6 month का रिपोर्ट कार्ड है। और इसी के बाद अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे अपने जो फुल फ्लेज ट्रेड डील है उसको नेगोशिएट करेंगे। और इंडिया भी इस पर्टिकुलर इशू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा कि किस तरीके से इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस रहा है वो इस ड्यूरेशन में रहा है, किस किस एरिया में एक्सपोर्ट बढ़ा है और किस किस एरिया में इम्पोर्ट। तो हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट जो है वो -25% तक कॉन्ट्रैक्ट किया और सेम ट्रेंड हमें इंपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट जो है वो भी -8.65% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि इंपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन कम देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। तो मंथ वाइज डेटा है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फार्मा INC इन हडल आफ्टर फ्रेश NMC norms. The National Medical Commission is actually making it mandatory for the doctors to prescribe generic drugs. और इसी पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट है बोल सकते हैं गाइडलाइंस जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन मैंडेटरी करने जा रहा है डॉक्टर्स के लिए, उसको लेकर के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है, जो फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, दैट आर एक्चुअली इन हडल ओवर द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं और ये जो पेटेंट ड्रग्स होती हैं ये क्या होती हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जल्दी से अगर हम बैकग्राउंड डिस्कस करें, सो इंडिया इज़ द हब ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। आपने कई बार सुना होगा इंडिया अपने आप को वर्ल्ड फार्मेसी भी क्लेम करता है। किस लिए क्लेम करता है? क्योंकि सिंपली बिकॉज ऑफ दिस जेनेरिक ड्रग्स कि हम सस्ती ड्रग, इफेक्टिव ड्रग्स जो हैं वो हम वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो पेटेंट वाली जो ड्रग्स होती हैं, जो कॉपीराइट वाली,
कॉपीराइट तो नहीं बोलेंगे, पेटेंट वाली जो ड्रग्स होती हैं जहाँ पर फार्मूला कंपनी पेटेंट करा लेती है, उस तरह की ड्रग्स जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। होता क्या है, कंपनीज जो हैं स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कई सालों की रिसर्च के बाद वो R&D में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती हैं, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर जो बीमारी है या जो डिजीज़ है उसके लिए ड्रग या उसके लिए कोई वैक्सीन लेकर के आती हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने जो R&D में, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने जो R&D में एक्सपेंडिचर किया है, अब उस पर्टिकुलर ड्रग के जो प्राइस हैं उसको बढ़ा करके वो अपना एक्सपेंडिचर रिकवर करेंगे। मार्केट में उसके प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं उस पर्टिकुलर फार्मूले को, जो कि उन्होंने R&D के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है, उसको पेटेंट करा लेती हैं। कितने साल के लिए? मे बी 50 साल के लिए, 40 साल के लिए, 20 साल के लिए। और पेटेंट का मतलब क्या होता है कि उस फार्मूले को अब कोई भी कंपनी कमर्शलाइज फॉर्मेट में यूज़ नहीं कर सकती। वो फार्मूला उस कंपनी का हो गया 50 सालों तक। 50 साल के बाद वो फार्मूला ओपन होगा, मतलब ओपन मार्केट में उसको कोई कॉपी कर सकता है। टिल देन उस कंपनी के अलावा जिसने पेटेंट कराया है, जिसने R&D किया है, जिसने वो फार्मूला डिस्कवर किया है, जिसने फार्मूला इन्वेंट किया है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर फार्मूला को कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती। तो बेसिकली होता क्या है, फार्मूला सॉल्ट कॉम्पोजिशन होता है जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, और उसी को मेडिसिन के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। तो इस पेटेंटेड जो ड्रग्स होती हैं डेफिनेटली इनमें R&D बहुत लगा होता है, तो इनका जो प्राइस होता है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होता है। एडवर्टीजमेंट भी करती हैं, मार्केटिंग भी करती हैं कंपनी, तो उसका भी प्राइस एड ऑन हो जाता है, उसकी भी कॉस्ट एड ऑन हो जाती है। तो कई बार ये जो ड्रग्स होती हैं, पेटेंटेड ड्रग्स, जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, ये अफोर्डेबल नहीं होती, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास सेगमेंट है, उसके लिए कई सारी ड्रग्स जो हैं वो अफोर्डेबल ही नहीं, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली हैं। और इंडिया इस केस में एक्सेल है। इंडिया इंडिया की जो कई सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो सेम सॉल्ट कॉम्पोजिशन तो नहीं, बट ऐसा सॉल्ट कॉम्पोजिशन जिसका सेम थेरेपेटिक इफेक्ट हो, उसको यूज़ करके सस्ती ड्रग्स बनाती हैं। उनका तो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो सेम होता है, बट सॉल्ट कॉम्पोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है पेटेंट से। तो इस तरह की जेनरिक ड्रग बना करके वो सस्ती ड्रग्स, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए सस्ती ड्रग्स, जो मार्केट में 100 रुपये में आपको एक पत्ता मिलेगा जेनरिक ड्रग्स के, अगर आप शॉप में जाएंगे, प्रधानमंत्री औषधालय में जाएंगे, तो वही आपको 10 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो कई बार अफोर्डेबल होती है पुअर सेक्शन के लिए, स्पेशली अफ्रीका जैसे कंट्री के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया अपने आप को जेनरिक ड्रग्स के केस में फार्मेसी ऑफ इंडिया मानता है। तो उसी को लेकर के, और कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करें, तो उनके कमीशन होते हैं। इन सारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये आपने देखा भी होगा कई बार क्लिनिक्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, MRs को, तो जाकर के डॉक्टर को अपनी नई ड्रग्स के बारे में, अपनी कंपनी की नई ड्रग, नई वैक्सीन के बारे में मार्केटिंग करते हैं। और डॉक्टर्स को भी कुछ अपना कमीशन होता है कि वो अगर ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेंगे, वो ड्रग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे, तो उनको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन उस मार्केटिंग, उस पर्टिकुलर ड्रग के प्रॉफिट से मिलता है। तो उसी पर्टिकुलर, और कई बार ऐसा भी होता है कि सस्ती ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, सस्ती टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, सस्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, पर कई सारी मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट के लिए वो कॉस्टली ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसी तरह के कई सारी मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन जो NMC है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब जेनेरिक नेम्स फॉर द ड्रग। और उसी को लेकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर रही है। हालांकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वालिटी और सेफ्टी के बेसिस पर, क्योंकि उनका कहना है कि जो जेनेरिक ड्रग्स बनाई जाती है उनकी बहुत अच्छी टेस्टिंग नहीं होती है, वो सिमिलर सॉल्ट कॉम्पोजिशन हो सकता है, कभी कभी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। लेकिन जो बिहाइंड द सीन ये है कि दे आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट देयर प्रॉफिट। अगर डॉक्टर्स जेनेरिक ड्रग प्रेस्क्राइब करने लगेंगे तो उनकी ड्रग्स, जो उनकी मेडिसिन है, वो कैसे बिकेंगी, उनका प्रॉफिट कैसे होगा। तो उसी को लेकर के सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है प्रोमिनेंट लॉबी ग्रुप, उन्होंने बोला है कि फ्रेश रेगुलेशंस जो आ रहे हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा। अगर डॉक्टर केवल जेनेरिक मॉलिक्यूल नेम्स प्रेस्क्राइब करते हैं, देन देयर विल बी द इशू ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी फॉर द पेशेंट। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं मेडिसिन के, जिसमें जेनेरिक और पेटेंटेड दोनों के हैं, और दोनों ही, और सारे ही जितने देंगे तो सब सेम क्वालिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर सकते। तो इसमें पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को लेकर के कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो किसी भी तरह के जेनेरिक ड्रग जो है वो एडवाइस कर रहे हैं और उससे किसी भी पेशेंट को नुकसान हो रहा है या क्वालिटी इन ड्रग्स की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हालांकि इसको लेकर के आगे भी इश्यूज़ होंगे। लेट अस सी, हम इसको जब ये गाइडलाइंस डिटेल में आ जाएंगी डॉक्टर्स के लिए, जहाँ पर डॉक्टर्स फिर ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे या उन्हें प्राइमरली
जेनेरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी अगर वो अवेलेबल है मार्केट में उस डिजीज़ के लिए। तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। लेट अस सी द गाइडलाइंस डिटेल में आएंगे तो फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट चेंजेस। डॉक्टर शुड प्रेस्क्राइब जेनेरिक ड्रग्स. Doctor should not speak on subject beyond the area of expertise on any public platforms. Registered medical practitioners and their families should not receive any gift especially from any pharma company. कई बार pharma companies जो हैं वो foreign tour ऑफर करती हैं डॉक्टर्स को, उनकी फैमिलीज़ को, किस लिए? ताकि डॉक्टर्स उनके ब्रांड की ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करें। तो ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं डॉक्टर के लिए सेट किए जा रहे हैं। दे शुड नॉट अटेंड एनी सेमिनार कॉन्फ्रेंस विच इन्वॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द फार्मा कंपनी, जिससे कि डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज के बीच में जो नेक्सस है, एक्चुअली डॉक्टर्स, फार्मा और ये जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं इनके बीच में बहुत बड़ा नेक्सस है। उसी नेक्सस को तोड़ने के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट काम कर रही है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है, किस तरीके से गाइडलाइन इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं भी होती हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। फॉक्सकॉन लुक्स एट इंडिया एज ए थर्ड ग्लोबल ईवी हब। सो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप इज लुकिंग एट इंडिया फॉर व्हाट? फॉर इट्स थर्ड ग्लोबल बेस for tapping the potential of EV outsourcing market. तो approximately 5% मार्केट कैप्चर करने का प्लान कर रही है फॉक्सकॉन। कब तक? 2025 तक। और इसके लिए फॉक्सकॉन ने जो टारगेट रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से 7 लाख ईवी व्हीकल्स जो हैं वो इंडिया में आउटसोर्स किए जाएंगे। तो ताइवानीज कंपनीज जो है उसने ऑलरेडी कई सारे प्लान जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको एक्वायर किया और प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दिया, और उस केस में वो इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट मार्केट मान के चल रहा है ईवी व्हीकल के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डेलॉयट अडानी पोर्ट्स स्पार ओवर Hindenburg's claim. So before resigning as auditor of Adani Ports and SEZ, Deloitte has sought an independent external examination of allegation that has been made by Hindenburg Research. तो आपको सबको पता होगा, रेगुलर हैं आप इस चैनल पे तो पता होगा, Deloitte ने रिज़ाइन कर दिया था एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और उसके पहले Deloitte ने अडानी पोर्ट्स और SEZ पर जो एलिगेशन लगे थे उसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की डिमांड करी थी। बट द कंपनी क्लेम दैट एक्विजिशन हैड नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो शॉर्ट सेलिंग को लेकर के जो एलिगेशन लगे थे अडानी ग्रुप पर, उस पर्टिकुलर एलिगेशन के एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी डिलॉयट ने। क्योंकि अभी रिसेंटली डिलॉयट क्यों बोला कि रिसेंटली डिलॉयट पर भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि डिलॉयट ने क्यों नहीं बोला? अगर डिलॉयट को पता था कि सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं तो 3 साल तक डिलॉयट क्यों चुप रहा? डिलॉयट ने क्यों वेट किया कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है उसके बाद डिलॉयट एक्शन ले? फिलहाल के लिए जो डिलॉयट है उसने बोला है कि हमने निकलने से पहले, हमने रिज़ाइन करने से पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की डिमांड करी थी। लेट अस सी कि आगे क्या होता है इस केस में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन डेटा लॉ लाइकली टू क्रिएट बैरियर्स फॉर जनरेटिव AI। तो DPDP बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, और उसके बाद से अब उसको प्रेसिडेंट नोट भी रिसीव हो गया है। कब? फ्राइडे को। अब ये जो बिल है, ये जो एक्ट हो में कन्वर्ट हो गया है और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। तो इसी को लेकर के कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव वो अपने अपने पॉइंट है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डिस्क्लोजर नॉर्म्स, डेटा यूजर्स नॉर्म्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस हैं DPDP बिल में, इस रिस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट इंडिया में जनरेटिव AI पर देखने को मिलेगा। और आगे आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च नहीं होगी तो इंडिया AI के केस में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं डेटा यूजर्स को लेकर के DPDP बिल में, वो कहीं ना कहीं इंडिया में जनरेटिव AI के मॉडल्स को, उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स लाइक ChatGPT, Google Bard AI may find themselves at odd with India's newly enacted data privacy law. तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं नाउ दे आर एक्चुअली एग्जामिनिंग दिस DPDP एक्ट, और वो देखेंगे कैसे उनका बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट करेगा, कैसे उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में इम्पैक्ट करेंगे, उनका पेनिट्रेशन इम्पैक्ट करेगा। लेट अस सी आगे क्या होता है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रोड मैप फॉर एलाइड रिजर्व ऑक्शन लाइकली बाई मंथ एंड। अगर आपको पता हो तो रिसेंटली इंडिया में हमें बहुत ह्यूज लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए। 2 जगह तो हमने डिस्कस किया है। तो उसी लिथियम रिजर्व को लेकर के अब उनके ऑक्शंस, एक्सप्लोरेशन और उनके एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है जहाँ पर कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो इस महीने के अंत तक एक रोड मैप तैयार कर देगी। किस चीज़ का रोड मैप? ऑक्शन का रोड मैप, जहाँ पर किस तरीके से एलआई रिजर्व को ऑक्शन किया जाएगा, किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो रिसेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ माइंस
and Minerals Amendment Bill 2023 has invigorated efforts to expedite the comprehensive auction roadmap for this. तो by the end of this month probably roadmap तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो हमें recently जो lithium reservoirs मिले हैं उनका auction करने की गाइडलाइंस भी आ सकती हैं. सो दीज आर द लिथियम टेली. कौन किस कंट्री में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्वॉयर्स है? तो बोलीविया फॉलोड बाय अर्जेंटीना एंड यूएस. इंडिया जो है वो फिलहाल के लिए अभी 7वीं पोजीशन पर है. इन टर्म्स ऑफ शेयर 6% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व्स फाइंड इन इंडिया. और इंडिया की पोजीशन आई भी कब है? जो रिसेंट हमारे यहाँ जो रिजर्वॉयर्स मिले हैं उसके बाद. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस